Welcome to Back to School, your destination for UPSC preparation. Master history, geography, polity, economics, and Indian society. Learn deeper, think sharper, crack UPSC. नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। हम मौर्योत्तर काल देख रहे हैं और मौर्योत्तर काल में हमने पिछली क्लासेस में राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था देख लिया, हमने मौर्योत्तर काल में नगरीकरण देख लिया, हमने मौर्योत्तर काल के व्यापारिक मार्ग महत्वपूर्ण जो थे वो देख लिए, हमने भारत के महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग और तो और हमने विदेशी ट्रेड रूट्स भी देख लिए, जिन रूट्स के द्वारा भारत से विदेशों में व्यापार होता था। हमने मौर्योत्तर काल में व्यापार को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत जान लिए। आज की क्लास में हमें इंडो रोमन ट्रेड पढ़ना है और एक्सटर्नल ट्रेड भी हमें पढ़ना है। यानी आज हम एकदम शॉर्ट में पढ़ेंगे, लेकिन इस क्लास में आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि भारत रोम व्यापार क्या हो रहा था। अब तक तो हम जान रहे थे कि भारत रोम से व्यापार करता था, क्या व्यापार करता था ये भी हम जान रहे हैं, कौन से ट्रेड रूट्स को फॉलो करता था ये भी हम जान रहे हैं, कौन से बंदरगाह से ट्रेड करता था वो भी हम जानते हैं। लेकिन इस क्लास में हम स्पेशली फोकस करेंगे इंडो रोमन ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं जो ये इंडो रोमन ट्रेड है ये सबसे पहले साउथ इंडिया यानी तमिल वाले क्षेत्र से या सुदूर दक्षिण वाले क्षेत्र से व्यापार होना शुरू हुआ था। तो भारत में यदि सबसे पहले व्यापार जब हुआ है विदेशियों का या खासकर रोमनों का, तो वो सबसे पहले सुदूर दक्षिण वाले हिस्से में ही हुआ है। इसीलिए हम इसको भारत रोम ट्रेड रूट भी बोल सकते हैं और दक्षिण भारत के साथ रोमन व्यापार भी बोल सकते हैं। तो अगर प्रश्न ये आता है कि इंडो रोमन ट्रेड को बताना है तो आपको मुख्यतः दक्षिण भारत के साथ ही व्यापार को बताना है, क्योंकि जो जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं वो ज़्यादातर दक्षिण भारत के क्षेत्र में ही मिले, उत्तर भारत में भी मिले लेकिन बहुत सीमित मात्रा में हमें मिल जाते हैं। एंड में एक हम मैप देख लेंगे, वर्ल्ड मैप देख लेंगे, जिससे आपको विदेशी व्यापारिक मार्ग, भारतीय व्यापारिक मार्ग सारे समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भारत रोम व्यापार। भारत रोम व्यापार बोल लीजिए, मौर्योत्तर काल में वाह्य व्यापार बोल लीजिए, या दक्षिण भारत के साथ रोमन व्यापार बोल लीजिए। अगर किसी भी तरीके से प्रश्न आता है तो आपको यही लिखना है जो अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें स्रोत जानेंगे। स्रोत, तो स्रोतों को अभी एक तरफ रखते हैं, स्रोतों को अभी हम जान लेंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि किन देशों के साथ व्यापार होता था, यानी जो ट्रेड हो रहा है, वाह्य व्यापार हो रहा है, विदेशी व्यापार हो रहा है, ये किसके साथ हो रहा है। तो ये चीन के साथ होता था रेशम मार्ग के जरिए, ये मध्य एशिया से हो रहा है, पश्चिमी एशिया से हो रहा है, रोम से हो रहा है, श्रीलंका से हो रहा है, और साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिण पूर्वी एशिया, सुमात्रा, जावा, इन क्षेत्रों से हो रहा है, जिनको स्वर्ण द्वीप नाम कहा जाता था। स्वर्ण द्वीप तो किन से हो रहा है? चीन से होता था, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, रोम, श्रीलंका, दक्षिण पूर्वी एशिया, इनसे व्यापार होता था। अब महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, यानी ये जो ट्रेड्स हो रहे हैं, इन ट्रेड्स को करने के लिए किसी ने तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। तो वो जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है वो सबसे पहली महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मानसूनी हवाओं ने। आप जानते ही हैं कि 45 से 47 एडी में, ये 45 से 47 एडी में हिप्पालस, इसने क्या खोज करी? मानसूनी हवाओं की खोज करी। और इसका जिक्र हमें क्या कहाँ मिल जाता है? प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका नाम की पुस्तक में हमें ये जिक्र मिलता है कि एक व्यक्ति था हिप्पालस नाम का, जिसने मानसूनी हवाओं की खोज करी। मानसूनी हवाओं की खोज का परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि पहले जो जहाज होते थे, जो पानी के जहाज होते हैं, जो व्यापारिक जहाज होते हैं, वो साल में कितने जाते थे? 20। साल में कितने हैं? 20। लेकिन अब हमें देखने को मिल रहे हैं पर डे एक जहाज, पर डे 1, यानी लगभग साल में 300 से 400 जहाज हमें देखने को मिल रहे हैं। और जब इतने बड़े पैमाने पर हमें जहाज देखने को मिल रहे हैं तो क्या क्या हो रहा होगा आप ये समझिए। पहला, व्यापारी तो आ ही रहे हैं, व्यापारी सामान लेके आ रहे हैं, इंपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे सामाजिक अदला बदली होगी, आर्थिक अदला बदली होगी, धर्म की अदला बदली होगी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो कौन से हैं? अच्छा, इससे पहले आप एक चीज़ और ये भी कि जो रेशम मार्ग है इसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रेशम मार्ग की महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए है क्योंकि रेशम मार्ग आप जानते हैं कि रेशम मार्ग चीन के लोयांग से होकर
भूमध्य सागर यानी ईस्टर्न यूरोप तक लगभग जाता था। इतना बड़ा जो रूट है ये बहुत सारे एरिया कवर कर लेता था, इस वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी से फिर छोटे छोटे देशीय मार्ग निकल जाते थे, और क्योंकि इंटर ट्रेड रूट्स इससे निकल जाते थे तो ये महत्वपूर्ण भूमिका वहां पे निभा रहा है। अब हम जानते हैं कि प्रमुख बंदरगाह कौन से थे। तो जो प्रमुख बंदरगाह है उसको दो तरीके से बांटा है। पहला पश्चिमी बंदरगाह और दूसरा पूर्वी बंदरगाह। तो आप जानते ही हैं कि हमने तटीय रूट पढ़े थे, तटीय मार्ग पढ़े थे, व्यापारिक मार्ग, तटीय कोस्टल ट्रेड रूट्स। तो उसमें हमने पश्चिमी तट और पूर्वी तट के जो ट्रेड रूट्स हैं उनको अलग अलग पढ़ा था। उसी में हमने ये सब जाना था कि जो रूट्स हैं वो कैसे कैसे एक दूसरे से जुड़ते चले जाते थे। तो सबसे पहले आप ये समझिए, बारबेरिकम, भरूच, सोपारा, मुजरिश। भरूच को आप बेरी गाजा के नाम से भी जान सकते हैं, भड़ौच के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये जो बंदरगाह हैं ये पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। उसके बाद पूर्वी तट के बंदरगाह ताम्रलिप्ति, तामलुक, अरिकमेडु, कावेरीपट्टनम, इसको पुहार भी कहा जाता है, और कोरकई। ये हो गया पूर्वी तट के बंदरगाह। कहाँ के? पूर्वी तट के बंदरगाह। अब आप जान रहे हैं ये कितने सारे बंदरगाह, मतलब आप ये मान के चलिए कि भरौच से लेके मुजरिश तक एक लाइन हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले हमें बारबेरिकम, फिर भरूच, फिर सुपारा, फिर मुजरिश देखने को मिलता है। यहाँ पे ताम्रलिप्ति, कावेरीपट्टनम, अरिक्कामेडु, कोरकई हमें देखने को मिलता है। तो ये एक सीक्वेंस में है और इनसे ट्रेड हुआ करता था। अब हम व्यापारिक वस्तुएं देखेंगे। तो व्यापारिक वस्तुओं को आपको ऐसे देखना है, सबसे पहले हम पूर्वी रोमन साम्राज्य यानी बाइजेंटाइन साम्राज्य से देखेंगे कि क्या हम इंपोर्ट करते थे, क्या एक्सपोर्ट करते थे। उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया से देखेंगे क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या इंपोर्ट हो रहा है। और फिर हम चीन से देखेंगे कि चीन से हम क्या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे। तो अगर आप बात करें पूर्वी रोमन साम्राज्य की, यहाँ से इंपोर्ट क्या क्या करते थे? एम्फोरा, वाइन, रोमन सिक्के और अन्य रोमन मृदभांड, जिनको एरेंटाइन पहले कहा जाता था और अब कहा जाता है टेरा सिगिलाटा। तो एम्फोरा आप जानते ही है ना, एक बताया था आपको, इस तरीके से एक बड़ा सा मिट्टी का मर्तबान होता है जिसमें वाइन वगैरह रखी जाती है। तो ये इस तरीके के मृदभांड हम इंपोर्ट करते थे। निर्यात क्या करते थे? गोल मिर्च, जिसको काली मिर्च कहा जाता है। और ये गोल मिर्च इतनी प्रसिद्ध थी, मतलब इतनी ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट होती थी, इंपोर्ट करवाते थे रोमन्स इतनी ज़्यादा कि इसका नाम ही संस्कृत में यवन प्रिय पड़ गया। यानी यवनों को जो प्रिय, यवनों को जो प्यारी है, यवन जिसको प्यार करते थे, ऐसी चीज़ को जो बहुत पसंद करते हैं। और मोती, बहुमूल्य पत्थर, सिल्क, रेशम जिसको बोलते हैं। और रेशम आप ये समझते रहिए, रेशम हम कैसे एक्सपोर्ट करते थे। रेशम हम ऐसे एक्सपोर्ट करते थे कि सबसे पहले तो जो रेशम है ये चीनी माल है, चीनी सामान है। थोड़े समय में ऐसा हुआ कि जो ईरान वाला क्षेत्र है वहां पर पार्थियंस जो है उनका कब्जा हो गया। उस वजह से जो मार्ग जो पहले से चलता आ रहा था, जो परंपरागत ट्रेड रूट था, ट्रेडिशनल ट्रेड रूट था, वो बाधित हो गया। उसकी वजह से चीनियों ने पूर्वी हिस्से से भारत के और कभी कभार पश्चिम हिस्से से यानी भड़ोच होते हुए माल पहले भारत आता था और फिर भारत से रोम जाता था। तो आप ये समझ रहिए, अभी हम मैप में अच्छे से और समझ लेंगे, लेकिन अभी एक स्टोरी के रूप में आप ये समझ लीजिए कि एक समय आएगा जब पार्थियंस की वजह से ये रेशम मार्ग जो है ये बाधित हो जाएगा, और फिर चीनी रेशम पहले भारत लाएंगे और भारत से फिर रोम जाएगा। उसके बाद हम लोग मुस्लिन, जो कि एक महीन वस्त्र होता है, इसको एक्सपोर्ट करते थे। लोहे और इस्पात के बर्तन हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। आप ये जानते रहिए कि रोम में जो रोम के जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, जो अभिजात्य वर्ग के लोग हैं, वो भारतीय लोहे के बर्तनों का बहुत प्रयोग करते थे। चम्मच और छुरी और कांटे का वहां पर बहुत ज्यादा प्रयोग एक तरीके से रहीसी सामानों और साजो सामान के रूप में वहां पर यूज किया जाता था। उसके बाद हम लोग साउथ ईस्ट एशिया से, दक्षिण पूर्वी एशिया से हम लोग क्या इंपोर्ट करते थे? सोना, मसाले, चंदन की लकड़ी, ऐसी चीजें हम लोग वहां से क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं हम लोग? सूती वस्त्र एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मनके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और मृदभांड हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। चीन से हम लोग क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे? चीन से मेनली जो सबसे महंगी चीज थी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, वो रेशम ही था। रेशम हम लोग चीन से एक्सपोर्ट करते थे, सॉरी इंपोर्ट करते थे।
चीन से हम लोग इंपोर्ट करते थे और फिर हम रोम पहुंचाते थे। उसके बाद एक्सपोर्ट क्या किया जाता था? मोती, मूंगे, ग्लास, शीशा जिसको बोलते हैं, और शीशे के हम लोग जानते हैं कि सातवाहनों ने शीशे के अ, सिक्के भी चलाए। और ऐसा कहा जाता है कि रोम से ये जो शीशा है ना, शीशा ये कुछ प्लेट्स के रूप में यहाँ पर आता था, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन चीन से भी ये जो एक्सपोर्ट चीन करता था, वो इन सब महंगी वस्तुओं का चीन एक्सपोर्ट करता था। और आपको एक चीज़ यहाँ पर ये भी समझनी है कि ये जो चंदन की लकड़ी है ना, आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि चंदन की लकड़ी तो केवल भारत में बनती है या भारत में ही पैदा होती है। तो आप ये समझ रहिए कि जो साउथ ईस्ट एशिया है, ये आर्टिफिशियल तरीके से चंदन की लकड़ी वहाँ पर पैदा करता था। अब हम नंबर 1 का पॉइंट समझ लेते हैं जो हमने छोड़ दिया था, स्रोत। तो स्रोत क्या है? स्रोत आप जानते हैं कि हम सबसे पहले स्रोतों को साहित्यिक यानी लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में बांटेंगे। उसके बाद हम लोग साहित्यिक स्रोतों को यानी लिटरेरी सोर्सेज को हम लोग देसी और विदेशी करके बांटते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देसी साहित्य देखते हैं, और देसी साहित्य में भी हम लोग उत्तर भारत और सुदूर दक्षिण के जो साहित्यिक स्रोत है उनमें बांटेंगे। तो उत्तर भारत के देसी साहित्य है, महाकाव्य है, पहले रामायण महाभारत, दूसरा है मनुस्मृति, तीसरा है चरक और सुश्रुत संहिता। अब आप बोलेंगे, अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि ये जो महाकाव्य हैं ये एपिक्स हैं, है ना? इनको ज़्यादातर बोला जाता है कि ये मिथ्या और कहानी और इन सब तरीकों से स्टोरीज इसमें ज़्यादा हैं। इसमें हमें जियोपॉलिटिकल चीज़ें कहाँ देखने को मिलेंगी, जियोग्राफिकल चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलेंगी। लेकिन आप ये समझते रहिए कि रामायण और महाभारत में कई ऐसे इनडायरेक्ट ट्रेड रूट्स और इनडायरेक्ट बातों की जिक्र है, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय में विदेशी व्यापार होता था। महाभारत में भी ऐसे कई सारे जिक्र है, जिससे आप समझ जाएंगे कि विदेशी व्यापार या वस्तुओं की जानकारी आपको उसमें मिल जाती है, ऐसी वस्तुओं की जानकारी जो केवल विदेशी व्यापार के थ्रू ही आ सकती थी। उसके बाद मनुस्मृति में भी कई सारी विदेशी व्यापार का जिक्र है, विदेशी बाजारों का जिक्र है, भारतीय बाजारों का जिक्र है, और ट्रेड एथिक्स का जिक्र है। ऐसी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। जो बाट होते हैं ना, जो वेट्स होते हैं 6 किलो, 12 किलो, 10 किलो, उनमें चोरी ना हो जाए, उनका मानकीकरण यहाँ पर लिखा मिल जाता है। उसके बाद चरक और सुश्रुत संहिता क्या है? ये चिकित्सा विज्ञान या आयुर्वेद से जुड़ी हुई पुस्तकें हैं। अब इनसे क्या पता चलता है? तो इनसे हमें ये पता चलता है कि आप ये जानते ही हैं कि हमें मेडिसिन बनाने के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए हम पहले, अब तो केमिकल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन पहले एंशिएंट इंडिया में हम लोग दवाइयाँ बनाने के लिए पेड़ और पौधों का औषधियाँ यूज़ करते थे। और कुछ पेड़ या पौधे या फूल, पत्ते, ये हमें भारत में मिल जाते थे। लेकिन जो भारत में नहीं मिलेंगे वो कहाँ से आएंगे? वो आएंगे विदेशों से। और जो फूल, पत्ते, पेड़, पौधे विदेश में नहीं मिलेंगे वो कहाँ से जाएंगे? भारत से। और फिर इनसे मेडिसिन्स तैयार होंगी। तो जो ये मेडिसिन्स तैयार होती थी, इनके बारे में हमें चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में हमें पता चल जाता है, क्योंकि ये आयुर्विज्ञान से रिलेटेड, आयुर्वेद से रिलेटेड पुस्तकें हैं, और इसमें हमें जिक्र मिल जाता है कि कौन सी वस्तु कहाँ से आती थी। दूसरा जो देसी साहित्य है वो है संगम साहित्य। संगम साहित्य में आप जानते ही हैं, आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं संगम साहित्य में क्या क्या है। संगम युग के जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक इतिहास की जानकारी हमें इसमें मिल जाती है। हमें इसमें ये जिक्र मिल जाता है कि हम लोग काली मिर्च का जो व्यापार है वो कर रहे हैं, हम लोग हाथी दांत का व्यापार कर रहे हैं, और सोने के सिक्के, सोना हम लोग मंगा रहे हैं, ऐसे जिक्र इसमें मिल जाते हैं। अगला हमें विदेशी साहित्यिक स्रोत देखना है, और विदेशी साहित्यिक स्रोतों को हम लोग ग्रीक रोमन साहित्य भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमें ग्रीक रोमन लिटरेचर के रूप में ही मिले हैं। तो इन साहित्यों में, इन लिटरेरी सोर्सेज में हमें मेनली ज्योग्राफी और इकोनॉमी के बारे में पता चल जाता है, भूगोल और अर्थव्यवस्था के बारे में पता चल जाता है। कौन सी पुस्तकें हैं, लेखक कौन है? सबसे पहले हमें प्लिनी द एल्डर की पुस्तक मिल जाती है, जिसका नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका में हमें बहुत सारी बातें मिल जाती है। उसके बाद स्ट्रैबो और टॉलमी, इनकी जो पुस्तक है ना वो मिलती जुलती है, कंफ्यूज नहीं होना है। पिछली क्लास में हमने बात करी थी। जो स्ट्रैबो की पुस्तक है ना वो है ज्योग्राफी का, और जो टॉलमी की पुस्तक है वो है ज्योग्राफिया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, टॉलमी की पुस्तक क्या है? ज्योग्राफिया।
और स्ट्रैबो की पुस्तक है ज्योग्राफी का, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं हो। और टॉलमी की जो पुस्तक है ये मेनली मैप्स और लोकेशंस पर बात करती है, इसमें मैप्स और लोकेशंस के बारे में बहुत कुछ दिया गया है। जबकि जो स्ट्रैबो की जो पुस्तक है उसमें बहुत सारे नावों का जिक्र है, जहाज़ों का जिक्र है, और तो और सोसाइटी का भी जिक्र है, और तो और ये सोसाइटी का क्रिटिक भी करता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। अगला जो स्रोत है वो है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक ऐसा स्रोत है जिसमें बहुत सारे हमें ट्रेड रूट्स के बारे में पता चल जाता है, साजो सामान के बारे में पता चल जाता है, क्या क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था। इसका लेखक अज्ञात है, पता नहीं है किसने लिखा है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी नाविक ने लिखा होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा नॉलेज ट्रेड रूट्स की और वो भी समुद्री मार्गों की, वो किसी नाविक को ही हो सकती है। अब हम पुरातात्विक साक्ष्यों को देख लेते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्यों के रूप में हमारे पास सिक्के हैं। सिक्कों से हमें राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक जानकारी प्राप्त हो जाती है। हमारे पास अभिलेख है। अभिलेख हमारे पास शाही अभिलेख है और दानात्मक अभिलेख है। दानात्मक अभिलेख वो होते हैं जब हम कोई दान कर रहे हैं तो उस पर जो भी दान करता है वो अपना नाम लिखवा लेता है, और इससे हमें सामाजिक और धार्मिक पक्ष की जानकारी मिल जाती है। किसकी? धार्मिक और सामाजिक। अगर दान किया गया है तो वो समाज कल्याण कार्य के लिए किया गया है, धार्मिक कार्य के लिए किया गया है। शाही अभिलेख क्या होता है? राजवंश के इतिहास की जानकारी हमें इसमें मिल जाती है, जैसे नासिक का अभिलेख, नानाघाट का अभिलेख, जिसे रानी का अभिलेख बोलते हैं। इन अभिलेखों पे हमें शाही अभिलेख बोलते हैं इनको, और हमें राजवंशों के बारे में इसमें पता चल जाता है, और ये भी पता चल जाता है कि कौन सा राजवंश क्या व्यापार, क्या ट्रेड फॉलो करता था, क्या बाजार बसाता था, कैसे कैसे बाजार बसाता था। उसके बाद हमारे पास राजनीतिक इतिहास के स्रोत क्या है? राजनीतिक इतिहास के स्रोत हमारे पास हैं संगम साहित्य, सिक्के और अभिलेख। इससे हमें मौर्योत्तर काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पता चल जाता है। तो अब तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने इंडो रोमन ट्रेड देखा, मतलब भारी व्यापार जो हो रहा है, विदेशी व्यापार हो रहा है, वो देखा। अब एक बार आप ये समझ लीजिए, आप पहले से ये चीज पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं आंतरिक व्यापार। आपने पढ़ा था ना, उत्तरापथ, दक्षिणापथ और तटीय मार्ग। उसके बाद आपने मानसूनी मार्ग पढ़े थे, ये रेशम मार्ग आपने पढ़ा था। ये सारे मार्ग हम पढ़ चुके हैं, और ये वाली क्लास अगर आपने नहीं ली है तो आप ये वाली क्लास ले लीजिए, ताकि आपको जो आंतरिक व्यापारिक मार्ग है, जो इंटरनल ट्रेड रूट्स है, उनके बारे में अच्छे से पता चल जाए। तो इसमें भी हम लोग को वैसे ही पढ़ना है, लेकिन आप इसमें ये समझते रहिए कि ये क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसीलिए हम इसको दोबारा से नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि विदेशी व्यापार क्या है, आंतरिक व्यापार क्या है। सबसे पहले स्रोत पढ़ते हैं। स्रोत क्या है? संगम साहित्य, सिक्के, अभिलेख, ऐसे हमारे पास बहुत सारे स्रोत हैं। व्यापारिक मार्गों का उल्लेख क्या है? व्यापारिक मार्ग जैसे उत्तरापथ, दक्षिणापथ और तटीय मार्ग हमें पता है, और इनके थ्रू हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन से व्यापारिक मार्गों पे कौन से शहर, बाजार, जगह पड़ती थी, और ये आपस में इंटरलिंक होती थी। किन किन क्षेत्रों की हमने यहाँ पर बात करी, या किस किस क्षेत्रों के बीच व्यापार होता था? तो उत्तरापथ का दक्षिणापथ से, दक्षिणापथ का तटीय क्षेत्र से। यानी तटीय क्षेत्र से कैसे? आप जानते हैं कि पश्चिम का एक तटीय क्षेत्र है, उसके बाद एक पूर्व का तटीय क्षेत्र है। यहाँ पर तामलुक है, यहाँ पर आपको भृगुकश देखने को मिल जाता है। ये यहाँ से साउथ इंडिया जा रहा है, यानी सुदूर दक्षिण, ये यहाँ से सुदूर दक्षिण जा रहा है, ये आपस में जुड़ गए। उसके बाद आपको उत्तरापथ देखने को मिल जाता है, आपको दक्षिणापथ देखने को मिल जाता है। ये सारे जो ट्रेड रूट्स हैं ये आपस में ही इंटरलिंक होते थे। किन किन चीज़ों की जो है व्यापार होता था वो आप जानते ही हैं, किन किन चीज़ों का व्यापार होता था, हमने पूरी अच्छे से लिस्ट पढ़ी थी। उसके बाद किन तरीकों से, यानी उत्तरापथ, दक्षिणापथ, ये क्या होगा? स्थलीय मार्ग, और तटीय व्यापारिक मार्ग क्या हो गए? तटीय मार्ग। ये जो कोस्टल रीजन्स है वहां पर कौन सा मार्ग फॉलो होता था? तटीय मार्ग। अब हमें ये एक टॉपिक देखना है जिसका नाम है रोम से भारत की ओर धन का अफवाह, ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम द रोम। तो ये आपको समझना है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसकी बात किसने करी। इसकी बात करते हैं प्लिनी। और प्लिनी मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाए। ये प्लिनी द एल्डर है, एल्डर। एक यंगर प्लिनी भी है जो कि इस एल्डर प्लिनी का भतीजा है। और वो क्या लिखता है, उसकी क्या महत्वपूर्ण कृति है? उसने प्लिनी द एल्डर के मृत्यु के बारे में बताया है कि वो कैसे मृत्यु उनकी हुई, कब हुई, ये सब चीजें। लेकिन प्लिनी ने लगभग 77 एडी में ये बताया था कि जो रोम है वहां से भारत की ओर बहुत सारा धन जा रहा है। धन
के अफवाह की बात करी। उन्होंने बोला सोना, चांदी ये रोम से भारत जा रहा है बड़ी मात्रा में, और रोम कुछ खास वस्तु नहीं मंगा रहा, रोम सिर्फ विलासिता की वस्तुएं मंगा रहा है। रोम काली मिर्च, गोल मिर्च मंगाता है, रोम छुरी कांटे मंगा रहा है, रोम रेशम मंगा रहा है, ऐसी चीजें रोम मंगा रहा है जिसकी कोई आम जनता की जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है, लेकिन रोम उसको मंगाने के चक्कर में बहुत सारा सोना चांदी ये सब बाहर भेज रहा है। और ऐसा इतिहासकारों में एक मत ये भी चलता है कि ये जो प्लिनी ने बोला है ना, ये बहुत ज्यादा ऐसा लगता है बढ़ा चढ़ा के बात कर दी प्लिनी द एल्डर ने, लेकिन इसके बारे में हमें ना 22 एडी में भी जिक्र मिल जाता है। 22 एडी में भी हमें ये जिक्र मिल जाता है कि गोल मिर्च बहुत ज्यादा मात्रा में मंगाई जा रही है रोम के अंदर, और इसके बदले में सोना बहुत ज्यादा जाता है। तो जब ये जिक्र 22 एडी में हमें मिल रहा है, फिर प्लिनी भी इसके बारे में लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तर्क संगत बात हम कह सकते हैं कि तर्क संगत एक बात है। उसके बाद भारत के बहुत सारे पुरातात्विक स्थल हैं जहां से हमें अच्छी मात्रा में रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्या रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, और ये इस बात का प्रतीक है, यानी इस बात का साक्ष्य है कि हाँ, रोम से सोना तो आता ही था। लगभग 130 साइट्स मिली हैं। अब ये नंबर बढ़ के ना 150 के आसपास हो गया, बढ़ता चढ़ता रहता है। कोई कोई अगर आप किसी किसी साइट्स में पढ़ेंगे तो 130 लिखा है, कहीं 150 लिखा है। आर एस शर्मा के अनुसार ये 150 के लगभग साइट्स हैं, और लगभग 6000 सिक्के बताते हैं। 6000 के लगभग सिक्के हमें मिले हैं, लेकिन कितने भी मिले हो आपको ये नंबर याद नहीं रखना, आपको ये याद रखना है कि हाँ, व्यापार होता था, सोने के सिक्के मिल रहे हैं, जबकि भारतीय सिक्के वहां नहीं मिले हैं। तो इसका मतलब तो यह है कि भारतीय अपने सामानों के बदले व्यापार करते थे। उसके बाद आप ये समझिए कि अगस्टस और टाइबेरियस, इन शासकों के, ये रोमन शासक थे, इनके समय के सिक्के हमें बहुत ज्यादा मात्रा में मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि अगस्टस और टाइबेरियस के समय व्यापार जो था वो अपने चरम पर था, और बहुत ज्यादा व्यापार इस समय होता था। पूर्वी रोमन साम्राज्य में जो ये धन के अफवाह की बात हो रही है, वो बेसिकली काली मिर्च के संदर्भ में हो रही है। देखिए, काली मिर्च को ना ये भी बोलते हैं गोल मिर्च, और ये गोल मिर्च इन रोमन्स में इतनी ज्यादा प्रिय हो गई कि बाद में संस्कृत में इसका नाम ही पड़ गया, यहाँ पे लिखा है यवन प्रिय, नाम पड़ गया यवन प्रिय। और यवन प्रिय शब्द संस्कृत में पड़ गया किसके लिए? काली मिर्च के लिए, कि यवनों को प्रिय है, यवन बहुत पसंद करते हैं। किसको पसंद करते हैं? गोल मिर्च को, काली मिर्च को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और इससे साफ पता चलता है कि काली मिर्च, गोल मिर्च बहुत ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, यानी ये रोमन्स बहुत ज्यादा मंगाते थे। काली मिर्च के साथ साथ ये लोग भारत में बने बर्तन भी मंगाते थे, यानी छुरी, कांटे, चम्मच भी ये भारत से लोहे के खासकर बने हुए मंगाते थे, और ये विलासिता की वस्तुओं में गिना जाता था। एक बात यहां पर आप और समझ लीजिए, आपने ये शब्द सुना होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि बहुत सारी ऐसी अवधारणाएं थी जो प्राचीन भारत या प्राचीन विश्व में नहीं चलती थी, जैसे नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता, ये चलती ही नहीं थी। आप इतिहास के स्टूडेंट होने के नाते आपको ये समझ होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कौन से शब्द उस समय प्रचलित थे, चलते थे, और अवधारणाएं ये कब से बननी शुरू हुई। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो ये शब्द है ये उस समय प्रचलित नहीं था, कोई मान्य भी नहीं था, लेकिन तथ्यों से ऐसा पता चलता है कि अगर उस समय ऐसा होता तो व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में ही था, किया था भारत के पक्ष में, क्योंकि हमें सोने के सिक्के मिल गए, हमें एम्फोरा, ये सब चीजें मिल रही है, जबकि जो रोमन चीजें हैं वो हमें बहुत कम मिल रही हैं, और हमारी चीजें बहुत मिल रही हैं, और साक्ष्य भी बहुत मिल जाते हैं। और चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं हमारे संगम साहित्य में झूठ लिखा है, गलत लिखा है। अरे तो फिर एरिथ्रियन ऑफ द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में क्यों लिखा है? उसका प्लिनी क्यों लिख रहा है? स्ट्रैबो क्यों जिक्र कर रहा है? अगर ये जिक्र कर रहा है, टॉल भी जिक्र कर रहा है, और ये सब जिक्र जो हो रहे हैं, इससे हमें पता चल जाता है ग्रीक रोमन जो लिटरेचर है उसमें अगर हमें इनके बारे में जिक्र मिल रहा है, तो हाँ, हम बोलेंगे कि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो प्लिनी है और डियोक्रिस्टोम है, इन्होंने जो धन अफवाह की बात करी है, इसमें हम बोल सकते हैं कि ठीक है, थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो सकती है, हाँ, इन्होंने बढ़ा चढ़ा कर बोला होगा, लेकिन आप ये समझते रहिए कि रोम से अच्छी मात्रा में धन का अफवाह भारत की ओर हो रहा था, ये तो श्योर है। यानी हमें जो सिक्के मिले हैं इतनी मात्रा में, वो
ये साफ जाहिर करते हैं कि धन रोम से भारत आ रहा था। अब हमें देखना है मौर्योत्तर काल के समृद्ध व्यापार का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव। यानी देखिए, आप ये भी समझते हैं कि जब भी किसी तरीके का व्यापार, अदला-बदली, एक्सचेंज होगा, तो उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, फिर समझते हैं। आप ये जानते हैं कि जो रोमन साम्राज्य है, वहाँ से हमारे पास एम्फोरा आ रहा है और एम्फोरा में वाइन और शराब आ रही है। तो इससे क्या सब चीज़ें इवॉल्व होंगी, भारत में शराब का प्रचलन या वाइन का प्रचलन बढ़ेगा। तो ये सब आप समझते ही हैं, फिर वाइन से जुड़ी हुई चीज़ें जितनी होती है, वो सब चीज़ें प्रचलन में आएँगी। आप ये समझते हैं, इसीलिए अब हम शुरू करते हैं सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव मौर्योत्तर काल के समृद्ध व्यापार का। सबसे पहले आप ये समझिए कि सबसे पहला जो प्रभाव होगा वो हमें अर्बन सोसाइटीज़ देखने को मिल जाएँगी। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर व्यापार हो रहा है तो शिल्प बढ़ेगा तो व्यापार बढ़ेगा तो शिल्प बढ़ेगा। इससे नगरीकरण होगा, है ना? क्योंकि एक सेंटर्स बनेंगे, ट्रेड सेंटर्स बनेंगे और इससे अर्बन सोसाइटीज़ डेवलप होंगी। उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि सामाजिक जीवन में शिल्प और व्यापार के विकास के कारण गिल्ड्स जो हैं वो डेवलप होंगी, ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप होंगी। मान लीजिए, एक व्यक्ति है जो मिट्टी का कुछ बनाता है और एक व्यक्ति है जो लोहे का कुछ बनाता है। अब मिट्टी का जो बर्तन बना रहा है, उस व्यक्ति ने अपने 1000 बर्तन लोहे के बर्तन बनाने वाले व्यक्ति को दिए और लोहे के बर्तन बनाने वाले व्यक्ति ने सिर्फ 2 बर्तन दे दिए कि भाई तेरी जो मिट्टी है वो तो कहीं भी मिल जाती है, लोहा तो मुझे ढूँढ के लाना पड़ता है, मुझे खरीद के लाना पड़ता है। तूने तो मिट्टी खोद के निकाली होगी। अब मिट्टी के बर्तन जो बना रहा है उसको तो नुकसान हो गया, क्योंकि उसने क्या खरीदे, उसने 1000 बर्तन दिए और उसको 2 ही बर्तन मिले बदले में। तो ये जो डिस्प्यूट हुआ, इस डिस्प्यूट को कौन रिज़ॉल्व करेगा? ऑर्गेनाइजेशंस, गिल्ड्स। ये गिल्ड्स क्या होती थी, ये इनको व्यापारियों को लोन भी देती थी, इनके डिस्प्यूट्स को भी सुलझाती थी और तो और इनके सामानों की रक्षा भी करती थी और इनकी जो भूमिका है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गई। उसके बाद आप जीवन शैली में परिवर्तन देखने को मिलता है। जीवन शैली में परिवर्तन, जो मैं पहले एग्ज़ाम्पल दे रहा था ना शराब वाला, वो। क्योंकि जो विभिन्न आयातित वस्तुएँ हैं, जैसे शराब, रोमन मृदभांड, रेशम, इन सब से एक ऐसा वर्ग पैदा हुआ जो विलासितापूर्ण जीवन जीने लगेगा। जैसे वाइन, एरेंटाइन, जिसको टेरा सिगिलियाटा बोलते हैं, और धनी और अमीर वर्ग इसका प्रयोग करेंगे। और जब धनी और अमीर वर्ग इसका प्रयोग करेंगे तो कहीं न कहीं हमें टैक्स भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये टैक्स ज़्यादा लेंगे तभी तो कहीं न कहीं ये जाके पैसा जमा करेंगे और उन पैसों से ये विलासितापूर्ण जो सामान है, साजो-सामान है, वो खरीद पाएँगे। एक चीज़ और आप समझिए, अभी हमने जो ऊपर समझा, अगर शिल्प और व्यापार में उन्नति होगी तो क्या-क्या होगा? तो सबसे पहले शिल्प और व्यापार में उन्नति अगर हो रही है, तो इससे आर्थिक संपन्नता आएगी तो लोग कला का संरक्षण करेंगे और उसमें विकास करेंगे। आप ये भी समझिए कि कोई गरीब आपको बहुत कम आर्टिस्ट दिखेंगे, ठीक है? मेहनत करके कुछ गरीब आर्टिस्ट बन जाते हैं। यहाँ पर मैं सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं ये वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल, मैं बात कर रहा हूँ एक प्रैक्टिकल चीज़ की। आपको गरीब कोई भी आर्टिस्ट नहीं दिखेगा, आपको आर्टिस्ट जो दिखेंगे ज़्यादातर वो या तो फैमिली बैकग्राउंड उनका बहुत अमीर होगा या फिर वो खुद भी अमीर होंगे। क्योंकि जब पेट भरा होता है ना, तब दिमाग ज़्यादा चलता है। तो जब आर्थिक संपन्नता आएगी तो कला का संरक्षण किया जाएगा। अरे पैसा दो, हमारे घर पे अच्छे चित्र लगने चाहिए, हमारे घर पे अच्छी मूर्तियाँ होनी चाहिए, हमारे घर पे अच्छे फाउंटेन होने चाहिए, हमारे घर बहुत ऊँचे होने चाहिए, हमारे घरों में मीनारें होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हमारे घर में होनी चाहिए जो दूसरों के घर में नहीं है। तो अपनी संपन्नता दिखाने के लिए कला का संरक्षण करेंगे, विकास करेंगे और इसीलिए हमें गंधार मूर्तिकला या गंधार कला, मथुरा कला, अमरावती कला देखने को मिल जाती है। हमें जो गंधार कला देखने को मिलती है, ये पेशावर वाले क्षेत्र में, पुरुषपुर वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाती है। मथुरा कला आप समझ ही रहे कहाँ पर इवॉल्व होगी और अमरावती कला हमें देखने को मिल जाती है। और हमें इन पर कहीं न कहीं रोमन्स का प्रभाव भी देखने को मिल जाता है। ग्रीक रोमन प्रभाव भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एक बात आपको यहाँ पर ये भी समझनी है कि जो समृद्ध व्यापारी थे, जो धनाढ्य व्यापारी थे, जो पैसे वाले ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, इन्होंने धार्मिक संस्थाओं को अपना दान बहुत दिया, दक्षिणा बहुत दी और ये पहले भी देते थे लेकिन अब इन्होंने बढ़ा दिया। बौद्ध मठों को इन्होंने बहुत दिया, बौद्ध मठों को।
इन्होंने जब बौद्ध मठों को ये दिया तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, पहली चीज तो धर्म का विकास हुआ। दूसरी चीज जो होगी वो होगी कि जो बौद्ध मठ है इनमें धन आने लगेगा और धन आने के कारण इसमें भ्रष्टाचार शुरू होगा। और बाद में यानी पहले जो भ्रष्टाचार है वो कैसे होगा, ये धन इकट्ठा करने लग जाएंगे, धन अपने पास सेफ रखने लग जाएंगे। और जब ये धन सेफ रखेंगे तो बाद में हमें विदेशी आक्रमण भी देखने को मिलेंगे। जैसे नालंदा विक्रमशिला पर जो आक्रमण हुआ, बख्तियार खिलजी ने यहाँ का पुस्तकालय जला दिया था, ऐसे हमें आगे साक्ष्य मिल जाएंगे। अब आप ये बोलिए कि ये जो व्यापारी है ये इन धार्मिक संस्थाओं को, बौद्ध मठों को दान दे रहे हैं, ये कैसे हमें पता चलता है? तो हमें पता चलता है दानात्मक अभिलेख से। दानात्मक अभिलेख वो अभिलेख होते हैं जिसमें ये जो दान करने वाला है अपनी तारीफ में अभिलेख लिखवाता है। क्या लिखवा रहा है कि मैंने इस बौद्ध मठ को इतने सोने के सिक्के या इतनी भूमि दान कर दी। तो ये सब जो लिखवाते थे इसको बोलते हैं दानात्मक अभिलेख। और इसी से हमें पता चलता है कि बौद्ध मठों को बहुत ज़्यादा दान मिलता था और इसके फलस्वरूप बौद्ध मठ में भ्रष्टाचार पनपेगा और बाद में ये विदेशी आक्रमण का शिकार हो जाएंगे। एक चीज़ हमें और देखने को मिल जाती है, ये जो धन का संकेंद्र हो रहा है, यानी धन एक जगह इकट्ठा हो रहा है। पहली चीज तो हमें अनैतिक गतिविधियां देखने को मिल रही है बौद्ध मठों में। दूसरा, बौद्ध धर्म के पतन का कारण भी बनेगा। और ये जो धन का संकेंद्र हुआ है, जो धन एक जगह सेंट्रलाइज हो गया है या इकट्ठा हो गया है, इस धन के इकट्ठा होने की वजह से मठों पर आक्रमणकारी हमला भी करेंगे। यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि जो ये व्यापारिक संबंध यहाँ पर हो रहे हैं, मतलब विदेशी व्यापारिक संबंध तो हो ही रहे हैं, तो इससे एक चीज और होगी। देखिए, सबसे पहली चीज कि जो दान करने वाले लोग हैं, जो दान करता है वो बौद्ध मठों को बहुत सारा दान दे रहे हैं। अब जब बौद्ध मठों के पास दान है तो वो क्या करेंगे, बौद्ध धर्म का प्रसार करेंगे। और क्योंकि व्यापारिक जहाज चीन, साउथ ईस्ट एशिया जाते हैं, तो यहाँ पर हमें बौद्ध धर्म का प्रसार देखने को मिल जाता है। और आज भी आप जानते ही हैं कि साउथ ईस्ट एशिया के कितने जो देश हैं जहाँ पर बहुत बौद्ध धर्म कितना प्रचलित है। तो जो व्यापारिक संबंध है इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई। और एक चीज आपको यहाँ ये भी समझनी है कि महायान संप्रदाय जो है, बौद्ध संप्रदाय है एक, इसके एक बोधिसत्व है जिनका नाम है अवलोकितेश्वर। ये जो अवलोकितेश्वर है, देखिए पहले तो आप ये समझना है कि बुद्ध के अवतारों को बोधिसत्व बोला जाता है और इनका नाम क्या है, अवलोकितेश्वर। तो जो अवलोकितेश्वर है इनको नाविकों का और जो जहाज चलाने वाले होते हैं उनका रक्षक माना गया है। अब रक्षक, नाविकों का रक्षक बौद्ध मठ में, सॉरी, बौद्ध धर्म में ऐसा कैसे हो सकता है? तो बौद्ध धर्म में नाविकों का रक्षक इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि नाव के थ्रू, इन जहाजों के थ्रू ये जो बौद्ध भिक्षु होते हैं ये दूसरे अन्य देशों में अपना धर्म प्रचार करने जा रहे हैं। इसीलिए बोधिसत्व जो हैं अवलोकितेश्वर, इनको नाविकों का रक्षक माना गया है। अब हम समझते हैं कि जो कला है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मौर्योत्तर काल की कलाओं में सबसे पहले मथुरा कला, बरहूत में यहाँ पर हमें व्यापारियों को चित्रित करता दिखाया जाता है। यानी एक मूर्ति बनाई गई है या एक चित्र बनाया गया, उसमें एक व्यापारी है वो दान कर रहा है। अब ये ना एक तरीके से इन्हीं को बोलते हैं धना, जो दानात्मक अभिलेख इनको ही बोलते हैं। दानात्मक अभिलेख बेसिकली लिखा जाता है, लेकिन ये आप इसको एक साक्ष्य के रूप में, दानात्मक साक्ष्य के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या दिखाया जा रहा है, दान देते हुए चित्र या मूर्ति उकेर कर बनाई जा रही है और इससे शिल्प कला को प्रोत्साहन मिलेगा। तो ऐसे जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये दान दे रहे हैं और दान देने वाले की तारीफ हमेशा कोई ना कोई करेगा ही। और तो और इन व्यापारिक गतिविधियों के कारण एक चीज और होगी जिसको बोलते हैं सांस्कृतिक आदान प्रदान। और इससे जो चीज सामने आई वो ये आई कि जो गांधार मूर्ति कला है, गांधार मूर्ति कला पर ग्रीक रोमन प्रभाव हमें देखने को मिल जाता है। क्योंकि जब गांधार मूर्ति कला में जो मूर्तियां बनती थी उसमें बहुत ज्यादा देवताओं के गुण नहीं होते थे, वो थोड़ा सा आप ऐसा बोल सकते कि बहुत ज्यादा स्लिम, ट्रिम और बहुत ज्यादा पेट पे आप देखेंगे तो एप्स, बॉडी कार्विंग, ये सब चीजें उसमें बहुत ज्यादा दिखाई जाती थी। और इसीलिए कई बार ये कहा जाता है कि जो बुद्ध की मूर्ति यहाँ पर बनी, गांधार मूर्ति कला में जो बुद्ध की मूर्तियां बनी, वो कहीं ना कहीं ग्रीक रोमन जो देवता है उनसे मिलती जुलती बताई गई है।
जबकि ये जो स्टाइल है ना, मतलब गांधार मूर्ति कला का जो स्टाइल है, ये पूरी तरीके से भारतीय है। लेकिन कहीं न कहीं फिर भी इतिहासकार ये कहते हैं कि ग्रीक रोमन प्रभाव यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है मूर्तियों पर। ये तो रही कला की बात। अब भाषा पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है? तो भाषा पर जो प्रभाव देखने को मिलता है, वो सबसे पहले तो जो पर्दे के लिए जो शब्द यूज़ होता है, वो यवनी का शब्द प्रयोग होता हमें दिख जाता है। हमें यवन प्रिय शब्द प्रयोग होता दिख जाता है। हमें होरा शास्त्र शब्द प्रयोग होता दिख जाता है, यानी होरोस्कोप के लिए होरा शास्त्र। प्राचीन भारतीय साहित्य में ज्योतिष शास्त्र के लिए कौन-सा शब्द यूज़ हो रहा है? होरा शास्त्र, होरोस्कोप, इसको एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं। हमें एस्ट्रोनॉमी पर भी यूनानी प्रभाव देखने को मिल जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव हमें ग्रीक रोमन्स का देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है मुद्रा व्यवस्था में। क्या देखने को मिलता है? आप जानते हैं कि इससे पहले हमें जो सिक्के मिलते थे, उस पर एक राजा का चित्र होता था। इससे ज़्यादा हमें उसके बारे में कुछ नहीं था। लेकिन अब हमें डेट देखने को मिलेंगी, नाम देखने को मिलेगा, पिक्चर देखने को मिलेगी, मानकीकरण, यानी हमें एक सिक्का है, अगर एक सिक्का 1 ग्राम का है, तो हमें सारे सिक्के 1 ग्राम के ही, और साँचे में ढालकर बनाने की प्रक्रिया अब यहाँ पर शुरू हो गई। तो ये हमें मुद्रा व्यवस्था में देखने को बहुत बड़ा प्रभाव मिल रहा है ग्रीक रोमन्स का। अब यहाँ पर एक प्रश्न हम पूछ लेते हैं, मौर्योत्तर काल में व्यापार की व्यापक भूमिका पर चर्चा करें। अब पता है क्या होता है, यहाँ पर कई बार हम क्या करेंगे, यानी कई स्टूडेंट्स यहाँ पर ये करेंगे कि केवल और केवल वो व्यापार के बारे में या व्यापार की व्यापक भूमिका के बारे में लिख के आ जाएंगे। जबकि आपको व्यापार के बारे में तो लिखना है, आपको कला संस्कृति के बारे में भी लिखना है, आपको राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी लिखना है, आपको धर्म, समाज, आर्थिक, इन सब क्षेत्रों पर प्रभाव ज़रूर लिखना है। अगर आप इन सब क्षेत्रों को थोड़ा-थोड़ा टच कर देंगे और फिर व्यापक व्यापार की भूमिका बता दीजिए, तो आपको ये थोड़ा-थोड़ा टच तो करना ही है। ताकि आपको जो प्रश्न है ना, वो पूरा लगे, संपूर्ण लगे। ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यापार की चर्चा करके छोड़ दिए। हाँ, नंबर उसको भी मिलेंगे जिसने व्यापार की चर्चा करी है, व्यापक चर्चा करी है, लेकिन व्यापक भूमिका को बताया है, लेकिन उसको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जो कला, संस्कृति, राजनीतिक, धर्म, समाज, आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था में चेंज अगर लिख के आ जाएगा, उसको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, और वो ही 1 नंबर उसको यूपीएससी एग्ज़ाम पास करवा देगा। तो आज हमने जो रोमन व्यापार, दक्षिण भारत का व्यापार और इंटरनल व्यापार को हमने आज पढ़ लिया है। अगली क्लासेस में हमें शिल्प, सिक्के, धर्म और समाज देखेंगे, वो हम एक ही क्लासेस में कर लेंगे। उसके बाद हमें और भी पढ़ने, जैसे विशिष्ट पक्ष पढ़ने हैं मौर्योत्तर काल के, हमें अंधकार युग था या नहीं, ये देखना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।